हेलो डी स्टूडेंट्स। चलिए जी आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वो है हमारा रिलेटिव क्लॉजेस। इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि कल के हमने लेक्चर में पढ़ा था आपको क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड इडियम्स। वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे रिलेटिव क्लॉजेस। तो रिलेटिव क्लॉज कौन से क्लॉज होते हैं? अभी हमने कल पढ़ के आया कि क्लॉज क्या होते हैं। उसमें दो टाइप्स के क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये रिलेटिव क्लॉज कौन से क्लॉज होते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव क्लॉज का डेफिनेशन ये है, द क्लॉजेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउंस सच एज होम, हुज, दैट, विच एक्स्ट्रा। अगर ऐसे कोई रिलेटिव प्रोनाउन से कोई भी क्लॉज अगर इंट्रोड्यूस होता हो तो उन क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, हु, हुज, दैट, होम, विच। ये वर्ड्स हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है। अगर आपका सेंटेंस में कोई भी क्लॉज के साथ इनमें से कोई रिलेटिव प्रोनाउन ऐड होते हैं तो उस क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिलेटिव क्लॉज के दो टाइप्स है, एक है डिफाइनिंग और दूसरा है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होते हैं, ठीक। हमारे पास दो टाइप्स के ऑफ रिलेटिव क्लॉज है, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव क्लॉज, यानी कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कौन से होते हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज आर द नेम सजेस्ट डिफाइन थिंग्स। क्या करते हैं? डिफाइन थिंग्स। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा बाद में। सो दैट द मैसेज इज क्लियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, द मैन हु रोट दिस बुक इज कमिंग फॉर टी। अब यहाँ पे हु रोट दिस बुक, ये सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज है। इस सेंटेंस के अंदर द मैन हु रोट दिस बुक इज कमिंग फॉर टी, ये सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज है। हु रोट दिस बुक, ये वाला पोर्शन आपका एक क्लॉज है। वो क्लॉज है, लेकिन ये कौन सा क्लॉज है वो हमें देखने के लिए हमें देखना है कि इस क्लॉज के साथ क्या जुड़ा है, रिलेटिव प्रोनाउन हु। तो दैट मीन्स ये वाला क्लॉज है, लेकिन ये कौन सा क्लॉज है? रिलेटिव क्लॉज है। क्यों रिलेटिव क्लॉज है? क्योंकि यहाँ पे इस क्लॉज के साथ हु जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्लॉज रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन इस क्लॉज के साथ ऐड हुआ है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि ये रिलेटिव क्लॉज कैसे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कैसे हैं। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये डिफाइन करता है थिंग्स को। दैट मीन्स सब्जेक्ट को फर्दर ये डिफाइन कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट के बारे में ये कुछ एक्स्ट्रा डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करना मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा मैसेज क्लियर कर रहे हैं ताकि हमको जो मैसेज इस सेंटेंस से मिलना था वो बिल्कुल क्लियर हो। अगर हम इस सेंटेंस से ये क्लॉज को हटा देते हैं, हु रोट दिस बुक, इस पोर्शन ऑफ क्लॉज को, इस पोर्शन को अगर हम सेंटेंस से निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? द मैन इज कमिंग फॉर टी। आदमी यहाँ पे चाय पीने के लिए आ रहा है। वो आदमी यहाँ पे चाय पीने के लिए आ रहा है। अगर हमने इस सेंटेंस से हु रोट दिस बुक को हटा देते हैं तो द मैन इज कमिंग फॉर टी बचते हैं। तो उससे हमें मैसेज क्लियर तो नहीं आ रहे हैं। चलो सेंटेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन मैसेज क्लियर नहीं आ रहे। आदमी चाय पीने के लिए आ रहा है, अरे भाई कौन सा आदमी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो डिफाइन नहीं हुआ है। तो वो डिफाइन कौन करता है? ये क्लॉज, हु रोट दिस बुक, जिसने ये किताब लिखा था। द मैन हु रोट दिस बुक इज कमिंग फॉर टी, वो आदमी जिसने ये किताब लिखा था वो यहाँ पे चाय पीने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हु रोट दिस बुक ये वाला पोर्शन जो हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, ये रिलेटिव क्लॉज आपको इस सेंटेंस के अंदर मैसेज को फर्दर डिफाइन कर रहे हैं। मैसेज को पूरा क्लियर करने के लिए आपको डिफाइन कर रहा है, प्रॉपरली आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो दैट मीन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो नहीं बल्कि ये डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। डिफाइन कर रहे हैं, क्लियरली आपको डिफाइन कर रहे हैं कि कौन आ रहा है। तो ऐसे क्लॉज को हम रिलेटिव यानी कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट, द रिलेटिव क्लॉज इज एसेंशियल इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस, यानी कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। द रिलेटिव प्रोनाउन इज एसेंशियल इन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस, यानी कि रिलेटिव क्लॉज, अच्छा
सॉरी, ये रिलेटिव क्लॉज ही है। द रिलेटिव क्लॉज इज एसेंशियल इन ए डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें रिलेटिव क्लॉज ऐड होते हैं या होते हैं, अगर उस सेंटेंस में रिलेटिव क्लॉज है तो वहाँ पे रिलेटिव क्लॉज बहुत ही एसेंशियल है, ताकि आपको उस रिलेटिव क्लॉज के अंदर सेंटेंस को फर्दर डिफाइन करने के लिए, इसीलिए तो आपका रिलेटिव डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एन आर्किटेक्ट इज अ पर्सन हु डिजाइंस बिल्डिंग। आर्किटेक्ट वो होते हैं जो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। हु डिजाइंस बिल्डिंग, यानी कि अगर हमने इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस से हु डिजाइंस बिल्डिंग को हटा देते हैं तो आगे हमारे पास सेंटेंस में क्या बचता है? एन आर्किटेक्ट इज अ पर्सन। आर्किटेक्ट लोग वो होते हैं, क्या होते हैं? मैसेज क्लियर नहीं आ रहे हैं, बल्कि मैसेज क्लियर कहाँ से आ रहा है? आपका नेक्स्ट रिलेटिव क्लॉज से, हु डिजाइंस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स को डिजाइन करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन कौन सा रिलेटिव क्लॉज है? ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैसेज को क्लियरली बयान कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं पर्सन के बारे में, यानी कि आर्किटेक्ट के बारे में। उस आर्किटेक्ट के बारे में यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं? हु डिजाइंस बिल्डिंग। तो आर्किटेक्ट लोग कौन होते हैं? हु डिजाइंस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का नक्शा है, डिजाइन देते हैं। तो यहाँ पे आर्किटेक्ट को फर्दर क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। कौन सा? ये वाला क्लॉज। तो इस क्लॉज को हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन दैट, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास दैट भी है। हु, हुज, होम, विच, दैट, ये सारे हमारे पास क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन is used very often in defining relative clause, especially in the spoken form। यानी कि एक्चुअली हमारे पास जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं, सॉरी, हाँ, रिलेटिव क्लॉज जैसे कि हमारे पास हु या हुज या होम, ये पीपल के साथ यूज होते हैं। दैट और विच हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ऐड होते हैं डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यानी कि हु, हुज और होम, हु, हुज, होम हमारे पास वो रिलेटिव प्रोनाउंस है जो हम पर्सन्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। विच और दैट वो रिलेटिव क्लॉज है जो हम अदर देन पर्सन्स के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा और एक छोटा सा रूल है, वो ये है कि हमारे पास अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट आते हैं तो वो दैट फॉर्म हम डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली इन स्पोकन फॉर्म विद पर्सन के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए कैसे यूज किया हम दैट को पर्सन के साथ। अदरवाइज दैट और विच पर्सन के साथ यूज नहीं करते हैं, बल्कि दैट एंड विच रिलेटिव प्रोनाउन है जो अदर देन, यानी कि पर्सन के साथ यूज करने लगते हैं। What is the name of Rahila's friend that works as a model? ये स्पोकन फॉर्म में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे दैट जो है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये स्पोकन फॉर्म में हम दैट यूज कर रहे हैं। क्या 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 बताने के लिए? राहिला के बारे में बताने के लिए, यानी कि राहिला के फ्रेंड के बारे में बताने के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ राहिलास फ्रेंड दैट वर्क्स एज ए मॉडल? दैट कौन है? राहिला का फ्रेंड है। अदरवाइज यहाँ पे हु या हुज होना चाहिए था, या हु होना चाहिए था, या होम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्पोकन फॉर्म है, इसलिए हम स्पोकन फॉर्म में हम दैट भी यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, व्हाट इज द नेम ऑफ राहिलास फ्रेंड। सेंटेंस यहाँ तक क्लियर है, मैसेज यहाँ तक क्लियर है, लेकिन दैट वर्क्स एज अ मॉडल, यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मैसेज क्लियर मिल रहा है कि वो राहिला को, वो दोस्त जो मॉडल के लिए काम, एज ए मॉडल काम करते हैं, तो उसके फ्रेंड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ राहिलास फ्रेंड। राहिला की फ्रेंड का नाम क्या है भाई? अगर आपसे कोई पूछते हैं कि राहिला के फ्रेंड का नाम क्या है, तो आप पूछने लगेंगे, अरे यार कौन से राहिला के कौन से फ्रेंड? राहिला के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कौन से फ्रेंड? तो ये डिफाइन कर रहा है क्लियरली, राहिला के फ्रेंड्स के बारे में डिफाइन कर रहे हैं क्लियरली, मैसेज क्लियरली आपको दे रहे हैं रिलेटिव क्लॉज में। कौन से पार्ट ऑफ रिलेटिव क्लॉज? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में। वहाँ पे आपको क्लियरली आपको मैसेज दे रहे हैं, दैट वर्क्स एज ए मॉडल। राहिला की वो दोस्त जो मॉडल के लिए काम करती है, एज ए वर्क एज ए मॉडल, यानी कि एज ए मॉडल वो काम करती है, तो उस फ्रेंड का नाम क्या है? ठीक। मॉम, विल यू वॉश माई सॉक्स दैट आर इन माई बेडरूम। मॉम, क्या आप मेरी सॉक्स को वॉश करोगे जो कि बेडरूम में पड़े हुए हैं? तो यहाँ पे दैट का एक्चुअली, यहाँ पे दैट जो है ना, वो सॉक्स के साथ, सॉक्स को डिफाइन करने के लिए यूज हुआ है, तो उसके लिए एक्चुअली विच होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम दैट यूज किया। क्यों? क्योंकि स्पोकन फॉर्म है। ठीक। अगेन, in defining relative clauses, we often leave out the relative pronoun if it is the object of the verb in a relative clauses। यानी हाँ, कहने का मतलब ये है कि in defining relative clause we often leave out the relative pronoun if it is the subject, sorry, if it is the object of the verb in a relative clause। कभी कभार हम relative defining relative clause में relative pronoun लिखते ही नहीं है।
क्यों? अगर वो क्या बन जाते हैं, सब ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन जाते हैं। तो कैसे? एग्जांपल देख लीजिए। वी वांट एवरीथिंग मनी कैन बाय। वी वांट एवरीथिंग, वी वांट एवरीथिंग, हमें वो सब कुछ चाहिए। ये मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट मनी कैन बाय और विच मनी कैन बाय यहाँ पे होना चाहिए था। ये पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस को हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। रिलेटिव क्लॉज क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, लेकिन यूज यहाँ पे इसलिए नहीं किया है क्योंकि बिकॉज यहाँ पे हमने रिलेटिव क्लॉज का जो क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना वो आपका रिलेटिव क्लॉज का ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, रिलेटिव क्लॉज के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में, इस रिलेटिव क्लॉज में हमने रिलेटिव प्रोनाउन विच का हमने यूज नहीं किया। अदरवाइज यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच होना चाहिए। दैट मीन्स वी वांट एवरीथिंग विच मनी कैन बाय। हमें वो सारी चीजें चाहिए जो पैसा खरीद के दे सके, यानी कि जो पैसा खरीद के ला सके। The only thing he cares about are his horse. The only thing which he cares, the only thing which he cares about, which he cares होना चाहिए था यहाँ पे, which he cares about are his horse. अब यहाँ पे हमने which use क्यों नहीं किया? Because which becomes the object of the sentence, that is horse. ठीक है? Is there anything we can do? We can do. Is there anything that we can do होना चाहिए था यहाँ पे, ताकि ये क्या बन जाता आपका रिलेटिव डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे हमने दैट का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसीलिए ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हम कभी कभार डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हम कभी कभार इस क्या कहते हैं उसको, रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज नहीं करते हैं। तो चलिए ऐसे में ऐसे क्लॉज को हम क्या कहेंगे? जब हमारे पास कोई ऐसा क्लॉज हो जहां पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया, तो ऐसे क्लॉज को हम कहते हैं कंटेक्ट क्लॉज। क्या कहते हैं? कंटेक्ट क्लॉज। अभी अगेन रिलेटिव क्लॉज ही है, वो भी डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, लेकिन ऐसे क्लॉज को जहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो ऐसे क्लॉज को हम कंटेक्ट क्लॉज कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। क्या है हमारे पास? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब हमारे पास दूसरा टाइप ऑफ क्लॉज है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। देखेंगे कि ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज क्या होते हैं। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब्जेक्ट। यहाँ पे ये जो आपका नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, ये आपको क्या करते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं होते सेंटेंस के अंदर, जैसे कि डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज की तरह मैसेज को क्लियर करने के लिए इम्पोर्टेंट एसेंशियल नहीं होते, या इम्पोर्टेंट या एसेंशियल नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं होते सेंटेंस में मैसेज को क्लियर करने के लिए एज दैट ऑफ डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर गिविंग द फुल मीनिंग ऑफ सेंटेंस लाइक डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज की तरह नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते सेंटेंस में मीनिंग को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर कोमा हु लिव्स इन करगिल कोमा लाइक्स चाइनीज फूड। अब यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है हु लिव्स इन कारगिल, ये रिलेटिव क्लॉज है हमारा। क्यों रिलेटिव क्लॉज है? क्योंकि इस क्लॉज के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन हु। अब ये रिलेटिव क्लॉज तो है, लेकिन ये कौन सा रिलेटिव क्लॉज है? क्या है डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है? अब मैं कहूँगा ये नॉन डिफाइनिंग है। अब क्यों नॉन डिफाइनिंग है? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट दिस सब्जेक्ट, अदरवाइज ये नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे देखा हमने दूसरा नेक्स्ट में हमने कहा कि दे आर नॉट एसेंशियल। नॉट एसेंशियल ये इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर फुल मीनिंग, फॉर गिविंग फुल मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि पूरा मीनिंग सेंटेंस में से क्लियर करने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसेंशियल नहीं है एज दैट ऑफ डिफाइनिंग क्लॉज। अब चलिए, तो अगर ऐसे में अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसके बगैर भी आपका सेंटेंस क्लियर हो सकता है, मीनिंग क्लियर दे सकता है। अब चलिए देखिए, माई ब्रदर, अगर हमने हु लिव्स इन कारगिल नहीं पढ़ता या इसको हम नहीं लिखता, डायरेक्टली हम बोलता बाकी साहब माई ब्रदर लाइक्स चाइनीज फूड, मेरे भाई को चाइनीज फूड पसंद है। मैसेज यहाँ पे क्लियर है। लेकिन हु लिव्स इन कारगिल जो है ना वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट माई ब्रदर, कि मेरा भाई वो जो कारगिल में रहता है लाइक्स चाइनीज फूड, उसको चाइनीज फूड पसंद है। तो हु लिव्स इन कारगिल जो पोर्शन है दैट इज द डिफाइनिंग सॉरी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज एंड गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट माय ब्रदर।
ये सिर्फ मेरे भाई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अदरवाइज ये उतना नेसेसरी नहीं है। सेंटेंस से मैसेज क्लियर करने के लिए ये उतना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल, एम एस धोनी हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम लिव्स इन झारखंड। एम एस धोनी जो कि टीम इंडिया के कैप्टन है, लिव्स इन झारखंड। हम हु इज द कैप्टन ऑफ टीम के बगैर हम सेंटेंस क्लियर लिख सकते हैं, बता सकते हैं या समझ सकते हैं। एम एस धोनी लिव्स इन झारखंड, एम एस धोनी झारखंड में रहते हैं, हाँ ये सबको पता है झारखंड में रहते हैं। लेकिन हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम से हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है धोनी के बारे में कि वो एम एस धोनी जो इंडिया टीम का कैप्टन है वो झारखंड में रहते हैं। तो हु इज कैप्टन ऑफ द टीम ये रिलेटिव क्लॉज है और वो भी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज इसलिए बिकॉज इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एम एस धोनी, otherwise it is not necessary for message clear to give clear message in this sentence। ठीक, तो आपको इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन याद रखना है कि कॉमा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में। क्या है, कॉमा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। याद रखो हमने डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में कोई भी कॉमा का यूज नहीं किया था, बल्कि हमें सिर्फ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में ही आपको क्या करना है, कॉमास का यूज करना है। ठीक है, दे स्प्रेड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कॉमा का यूज करने से क्या होता है, आपका मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा हु इज द कैप्टन ऑफ द टीम, ये बिल्कुल डिफरेंट है एम एस धोनी लिव्स इन झारखंड से, बिल्कुल, क्योंकि एम एस धोनी लिव्स इन झारखंड is independent clause, who is the captain of the team is dependent clause, and that is a relative clause, and that is non-defining relative clause। ठीक, this is my brother Ahmad who is a doctor, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ या मैं आपको दिखा रहा हूँ कि this is my brother Ahmad, ये मेरा भाई अहमद है। अब उसके बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, वो ये दिया who is a doctor, वो एक डॉक्टर है। तो मेरे ब्रदर अहमद के बारे में ये just an extra information, otherwise it is not necessary for giving message clear message। ठीक है, clear message के लिए important नहीं है, this is my brother Ahmad, ये मेरा भाई है अहमद है। ठीक, यहाँ तक भी clear हो सकता है। and next is if commas are not used the meaning of the sentence sometimes can change। अगर हमने non defining relative clause में comma का use नहीं किया तो आपका meaning change हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल एक है, चिल्ड्रन हु लर्न क्विकली शुड स्टार्ट स्कूल अर्ली। बच्चे जो जल्दी लिख पढ़ लेते हैं वो जल्दी से स्कूल, उनको जल्दी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। अब ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, चिल्ड्रन कॉमा हु लर्न क्विकली कॉमा शुड स्टार्ट स्कूल अर्ली। क्या कहते हैं, यानी कि पहले एग्जाम्पल में हमने कोई भी कॉमा का यूज नहीं किया। चिल्ड्रन हु लर्न क्विकली शुड स्टार्ट स्कूल अर्ली, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है। चिल्ड्रन हु लर्न क्विकली कॉमा शुड स्टार्ट स्कूल अर्ली, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अब फर्क ये है, यहाँ अलग मैसेज आ रहे हैं और यहाँ पे अलग मैसेज आ रहे हैं। अब देख लीजिए, पहले सेंटेंस में वेयर नो कॉमा इज यूज्ड डिफाइंस व्हाट सॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन शुड स्टार्ट स्कूल अर्ली। पहले वाले डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हमें ये नहीं बता रहे कि कैसे टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन, कैसे टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बता रहे हैं। चिल्ड्रन हु लर्न क्विकली शुड स्टार्ट स्कूल अर्ली, यानी कि हमें कुछ ऐसे बच्चों के बारे में बता रहे हैं जो यानी कि अलग किस्म के बच्चे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है बिकॉज सम गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में शायद हम बता रहे हैं कि चिल्ड्रन हु लर्न क्विकली शुड स्टार्ट स्कूल अर्ली, यानी कि वो बच्चे जो जल्दी पढ़ लिख पाते हैं उनको जल्दी से स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे कुछ अलग टाइप्स ऑफ, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बता रहे हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या बता रहे हैं, चिल्ड्रन हु लर्न क्विकली शुड स्टार्ट स्कूल अर्ली। इसमें क्या बताया, टॉक्स अबाउट ऑल चिल्ड्रन हु लर्न क्विकली, सभी बच्चों के बारे में बता रहे हैं, वो सारे बच्चे जो जल्दी पढ़ लिख पाते हैं स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम ऑल काइंड ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बता रहे हैं कि वो सारे बच्चे जिसमें कोई भी गिफ्टेड हो, नॉन गिफ्टेड हो, कोई भी चिल्ड्रन हो, गॉड गिफ्टेड या नॉन गिफ्टेड चिल्ड्रन हो, सभी काइंड ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बता रहे हैं कि अरे भाई कोई भी बच्चा हो जो जल्दी से पढ़ लिख पाते हैं उनको स्कूल स्टार्ट अर्ली उनको स्कूल स्टार्ट करना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल में आपको टॉक्स अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन।
लेकिन फर्स्ट एग्जांपल में नहीं बता रहे हैं, बल्कि कुछ सॉर्ट ऑफ चिल्ड्रन हु लर्न क्विकली शुड स्टार्ट स्कूल अर्ली। वो बच्चे जो जल्दी पढ़ लिख पाते हैं, उनको जल्दी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। तो ये रहा आपका रिलेटिव क्लॉज आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो कोई भी आपको अगर डाउट रहते हैं तो आप मैसेज के थ्रू या आप डायरेक्टली ग्रुप में व्हाट्सएप चैट पे आप कर सकते हैं, और वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।